हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के समक्ष 71वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर लेके प्रस्तुत हूँ। और यह हमारा जो 71वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर की सीरीज़ है, यह अभी फ़िलहाल बिहार करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सीरीज़ है। बाद में मैं संपूर्ण जो करंट अफेयर सीरीज़ है उसका संचालन करूँगा, उसको भी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तो अपने करंट अफेयर के सीरीज में इस एपिसोड में, इस वीडियो में मैं मार्च 2025 का बिहार करंट अफेयर आप सभी के समक्ष चर्चा करूंगा। साथ ही करंट अफेयर के साथ साथ जो स्टैटिक्स होता है, यानी कि पाठ्यक्रम का आधारभूत अंश जो होता है, मैं उस पर भी डिबेट करूंगा ताकि आप सभी का परीक्षा का बेहतर तैयारी हो सके। तो चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि राजेंद्र प्रसाद का निर्वाण दिवस 28 फरवरी 2025 को मनाया गया। तो 28 फरवरी 2025 को राजेंद्र प्रसाद जी का निर्वाण दिवस मनाया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम भारत के राष्ट्रपति एवं महान स्वतंत्रता सेनानी थे। और ये चूँकि बिहार से जुड़े हुए हैं, बिहार के थे, बिहार के सिवान के जीरादेई, बिहार के सिवान जिले के जीरादेई में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। चूँकि बिहार से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर बिहार के परीक्षा बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म है 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिला के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था, इसको याद रखेंगे। और इनका देहांत 28 फरवरी 1963 को हो गया था। देहांत चूँकि 28 फरवरी 1963 को हुआ था, उसी दिवस को मतलब 28 फरवरी को प्रत्येक साल निर्वाण दिवस मनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जान लेते हैं। निर्वाण दिवस के बारे में जैसा कि मैंने बता दिया है। और इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को सिवान में हुआ था। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे, 1934, 1939 और 1947 में। तो इसको याद रखिएगा, कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे 1934, 1939, 1947 में। अस्थायी सरकार में कृषि एवं खाद्य मंत्री थे, इसको भी याद रखिएगा। जो अस्थायी सरकार था भारत का, उसमें कृषि एवं खाद्य मंत्री भी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और उसके बाद देखें कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने, और 1962 में इनको भारत रत्न भी दिया गया। इनकी 2-3 महत्वपूर्ण किताबें हैं, उनको भी याद रखना है कि चंपारण में सत्याग्रह या फिर सत्याग्रह एट चंपारण, उसी किताब को बोलते हैं। इंडिया डिवाइडेड और एक आत्मकथा इन्होंने स्वयं अपना लिखा था। तो ये था राजेंद्र प्रसाद जी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण बात है। अब आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि वाल्मीकि महोत्सव 2025 2025 मनाया गया है। यह बिहार सरकार के द्वारा मनाया गया है। जैसा कि देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी उसमें उपस्थित हुए थे। तो जो इसका आयोजन हुआ है, यह पश्चिम चंपारण जिला के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इसका आयोजन किया गया था। इसको याद रखिएगा, जो वाल्मीकि महोत्सव 2025 है उसका आयोजन कहाँ किया गया, तो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में किया गया। महर्षि वाल्मीकि के योगदान को सम्मान देने के लिए, जो महर्षि वाल्मीकि जी उनका जो साहित्यिक सांस्कृतिक योगदान है उसको सम्मान देने के लिए बिहार सरकार द्वारा वाल्मीकि महोत्सव को मनाया गया है। जो वाल्मीकि जी थे उन्होंने रामायण की रचना किया था और इसको संस्कृत भाषा में उन्होंने लिखा था। वाल्मीकि जी पहले डाकू थे और बाद में नारद ऋषि की प्रेरणा से संत बने थे। तो उनके बारे में बेसिक जानकारी थी। चलिए देख लेते हैं। अब हमारे सामने जो है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जिसमें इसका आयोजन किया गया, तो इसके बारे में थोड़ा जान जाते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जैसे कि आपके सामने समझ दिख रहा होगा, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, टाइगर रिजर्व है। और बिहार का प्रथम टाइगर रिजर्व भी है, एकमात्र भी है, क्योंकि बिहार में अभी एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। तो इसको याद रखें। दूसरा जो टाइगर रिजर्व बनने की जो बात चली वो कैमूर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको टाइगर रिजर्व बनने की बात चल रही है, उसकी मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन अभी संचालित जो है एक ही है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, साथ साथ एकमात्र नेशनल पार्क भी है, इसको भी याद रखिएगा। इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में है, तो महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि बिहार के किस जिला में है, तो पश्चिम चंपारण जिला में है। और जो यह नेशनल पार्क है या फिर टाइगर रिजर्व है, इसके कुल क्षेत्र के 85.71% भाग पर वन है। तो इसको भी याद रखिएगा। ये जो वन है, वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार है, तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि 85.71% पर क्या है, यहाँ वन पाया जाता है। चलिए देख लेते हैं। अगला जो है सौर वेदनाम उत्सव 2025। सौर वेदनाम उत्सव जिसका तस्वीर आप देख रहे हैं, बिहार में ही मनाया गया है।
तो जो सौर वियतनाम उत्सव है 2025 पूर्वी चंपारण जिला के मोतिहारी में मनाया गया। पूर्वी चंपारण जिला के मोतिहारी में मनाया गया, तो इसको याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य देख लेंगे। इसका उद्देश्य जो है भारतीय सशस्त्र बल की जो सैन्य शक्ति है उसका प्रदर्शन करना, साथ साथ आम नागरिकों को सैन्य बलों के प्रति जागरूक करना, आम नागरिकों के सैन्य बलों के प्रति, उसके बलिदान के प्रति, सौर शक्ति के प्रति जागरूक करना और उसका प्रदर्शन करना, दोनों ही शामिल है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल आ सकता है कि ये तो आपने जान गया कि सौर वियतनाम जो उत्सव है पूर्वी चंपारण जिला में के मोतिहारी में मनाया गया है, तो ये प्रश्न एक हो गया। दूसरा, इसके आयोजक कौन थे, तो इसके आयोजक रक्षा मंत्रालय एवं पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन था। तो पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन और रक्षा मंत्रालय के जो कोऑर्डिनेशन से इसका आयोजन किया गया और बिहार के राज्यपाल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। बिहार के राज्यपाल जी जो है आरिफ मोहम्मद खान जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आगे देखते हैं अगला जो हमारा महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है कि बाल विवाह उन्मूलन हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो बाल विवाह उन्मूलन हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह बिहार सरकार ने राज्य में बाल विवाह को रोकने एवं उन्मूलन करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है। तो इसको याद रखेंगे कि करंट अफेयर से पूछा जा सकता है कि किस प्रथा को रोकने के लिए बिहार सरकार द्वारा एक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो याद रखेंगे बाल विवाह उन्मूलन हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया। अब जो हमारे समक्ष देखेंगे कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे उसके अनुसार पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक बाल विवाह होता है। उसके बाद दूसरा स्थान बिहार का है। निश्चित तौर पर यह किसी भी देश, किसी भी समाज के लिए अवनति का प्रतीक है अगर वहाँ बाल विवाह की इतनी प्रथाएं हैं, क्योंकि यह बच्चों के जो मूलभूत अधिकार है, सार्वभौमिक अधिकार है, उस सबसे उसको वंचित कर देता है, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है, पढ़ने पढ़ाने का अधिकार है, उन सबसे बच्चे वंचित हो जाता है। उनका मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास नहीं होता है, सब अवरुद्ध हो जाता है। बिहार में आप मेंस में भी यह काम आएगा, बिहार में जो बाल विवाह है लगभग 40.8% लड़कियाँ हैं जिनका शादी 18 से कम उम्र में हो जाती है। तो 18 साल से कम उम्र में ऐसे लड़कियाँ हैं जिनका शादी हो जाता है। अब एक सवाल आता है कि बाल विवाह क्या है। आप जैसे कि तस्वीर में देख रहे होंगे, हमारे यहाँ भी हम लोग के गांव में भी इस तरीक़ा के घटनाएं निरंतर घटती है। तो देख रहे हैं कि बाल विवाह कहते किसको है, एक सवाल आता है। या फिर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू में इसी तरीक़ा से जो सामाजिक समस्याएं से जुड़ा हुआ चीज़ें होता है उसका ज्ञान आपको होना चाहिए होता है कि, या फिर मेंस लिखते हैं तो देखें कि जो बाल विवाह है, जो बाल विवाह निरोध अधिनियम है भारत का 2006 में है, उसके अनुसार अगर लड़की का विवाह 18 साल से कम उम्र में होता है या फिर लड़का का विवाह 21 साल से कम उम्र में होता है तो उसको बाल विवाह माना जाता है। तो इसको याद रखेंगे। जो हमारा एक्ट है, देखते हैं हमारा जो ये एक्ट रहा, हमारा एक्ट है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, इसको भी याद रखिएगा। तो जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है, इसके तहत 18 साल से कम उम्र की लड़कियों एवं 21 साल से कम उम्र के लड़कों का अगर शादी होता है तो उसे बाल विवाह माना जाता है। इसको याद रखेंगे। साथ में जो इस एक्ट है इसके माध्यम से अपॉइंटमेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज प्रोविजन ऑफिसर बाय स्टेट गवर्नमेंट, इसके माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार जो है, इस राज्य सरकार एक चाइल्ड मैरिज प्रोविजन ऑफिसर की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। तो इसको याद रखिएगा। इसी क्रम में हमारे पास जो एक है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये भी लड़कियों के उन्नति के लिए, लड़कियों को बचाने के लिए, पढ़ाने के लिए है। तो इस जो देखेंगे इस स्कीम की जो शुरुआत है 2015 में हुई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से इसका क्रियान्वयन किया जाता है। तो इसको याद रखेंगे। साथ साथ आप देखेंगे कि जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है उसमें जो अपराध है बाल विवाह जो है उसको दंडनीय अपराध माना गया है, यानी कि बाल विवाह में जो भी लोग सम्मिलित होते हैं और उस सबको अपराधी माना गया है। और ये संज्ञेय और गैर जमानती है, ये संज्ञेय और गैर जमानती है। और बाल विवाह अमान्य करने का भी प्रावधान है, इसमें बाल विवाह को अमान्य करने का भी प्रावधान किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, इंटरव्यू के लिए, मेंस के लिए भी काम आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगली हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि बिहार को मिला डिजिटल अवार्ड, या फिर कहें कि बिहार को डिजिटेक अवार्ड 2025 दिया गया है। बिहार को डिजिटेक अवार्ड 2025 मिला है। मार्च 2025 को
नई दिल्ली में आयोजित गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड समारोह में बिहार को बिहार कृषि ऐप तथा स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वर्ण पुरस्कार मिला है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, जब भी किसी योजना स्कीम बिहार सरकार की होती है, अगर उसको पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर या यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड लेवल पर मिलता है तो उस स्कीम के बारे में हमेशा बीपीएससी प्रश्न पूछता है, एकदम पूछता है। आप 63वीं 64वीं 65वीं बीपीएससी में देखेंगे तो हर बार, जैसे जल जीवन हरियाली स्कीम है उसको भी अवार्ड मिला था, उसके बारे में पूछा था। पीडीएस देखेंगे, पीडीएस का बेहतर क्रियान्वयन किया गया था भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, उस पर भी सवाल आया था। तो हमारा अभी क्या है कि मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड समारोह में बिहार को कृषि ऐप एवं स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वर्ण पुरस्कार मिला है। देखेंगे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग जो कंपनी लिमिटेड है उसके स्मार्ट मीटर के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिया गया है, जबकि बिहार कृषि ऐप जो है उसका विकास जो है कृषि विभाग के द्वारा किया गया था, इसलिए बिहार के कृषि विभाग को बिहार कृषि ऐप के सफल क्रियान्वयन हेतु स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसे याद रखिएगा, तो बिहार कृषि ऐप है उस पर संपूर्ण जानकारी है, सरकार की स्कीम के बारे में हो, मौसम के बारे में हो, स्वास्थ्य कार्ड के बारे में हो, या फिर उर्वरक के उपयोग के बारे में हो, सारे चीज़ों का एक एकीकृत डेटा प्लेटफॉर्म के रूप में ये काम करता है, सारा नॉलेज वहाँ है। और स्मार्ट मीटरिंग जो है, देख रेख ऊर्जा संचय के प्रबंधन प्रणाली के लिए बेहतर तरीका, और बिहार निश्चित तौर पर इसमें बेहतर कार्य कर रहा है पूरे भारत में। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि बिहार दिवस अभी हाल फिलहाल में 22 मार्च को मनाया गया, तो यहाँ से सवाल आपसे आ सकता है कि जो बिहार दिवस मनाया गया 2025 में, उसका थीम क्या था, कैवा बिहार दिवस था। तो याद रखेंगे यह 113वां बिहार दिवस था, इसको याद रखेंगे 113वां बिहार दिवस था। और 2025 का थीम था उन्नत बिहार विकसित बिहार। तो ये पूछा जा सकता है कि बिहार दिवस का थीम क्या था, आप याद रखेंगे क्या थीम था, उन्नत बिहार विकसित बिहार, इसका थीम था उन्नत बिहार विकसित बिहार, जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, उन्नत बिहार विकसित बिहार। और यह समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था, तो गांधी मैदान पटना में किया गया था। 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया था। अब थोड़ा देख लेते हैं बिहार दिवस के बारे में। तो 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रांत से अलग किया गया था, उस समय बिहार में उड़ीसा भी शामिल था। तो 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रांत से अलग किया गया था, उस समय संयुक्त बिहार था जिसमें उड़ीसा झारखंड भी शामिल था। और उसी के उपलक्ष्य में 22 मार्च को क्या होता है कि बिहार दिवस मनाया जाता है। फिर देखेंगे कि 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग एक प्रांत बना, एक उड़ीसा को 1936 में अलग कर दिया गया और बिहार से एक अलग प्रांत बनाया गया। 2000 में झारखंड बिहार से एक पृथक राज्य बना, ये भी याद रखें कि 2000 में झारखंड जो है बिहार से एक पृथक राज्य बना। और 2010 से बिहार दिवस माननीय श्री नीतीश कुमार जी द्वारा मनाने की प्रथा की शुरुआत की गई। तो बिहार दिवस को मनाने की प्रथा की शुरुआत कब से की गई, तो ये 2010 से किया गया। अब देखते हैं हमारे समक्ष एक काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है या फिर करंट अफेयर मान लीजिए, और ये बिहार के लिए काफ़ी गौरवपूर्ण समय है। जब बिहार को अगर विकसित बनना है तो हमें अपने प्राचीन ऐतिहासिक जो पहलू था, जिस पर हमने पूरे दुनिया को आश्चर्यचकित किया था, या फिर हमने जिस ढांचा पर बिहार प्राचीन काल में एक विकसित दुनिया था, वह था शिक्षा का केंद्र। और उसी शिक्षा के केंद्र के निर्माण के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। जिस तरीका से नालंदा को पुनर्जीवित किया गया है, उसी तरीका से विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसके जो प्राचीन वैभव है उसको पुनर्जीवित किया जाएगा, और उसको आधुनिक जो भी मेटाफिजिक्स है या फिर आधुनिक जो सिलेबस है कंप्यूटर साइंस है उससे भी कनेक्ट करके जोड़ के पढ़ाया जाएगा वहाँ। तो बड़ी अपडेट यह है कि इसको नालंदा विश्वविद्यालय के बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। ऐसा निर्णय देखेंगे कि 2015 में ही केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपया इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के लिए दिया था राज्य सरकार को, लेकिन कई सारी अड़चनें थी। सबसे बड़ा अड़चन था भूमि को चिन्हित करना। राज्य सरकार, चूँकि भूमि जो है राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सरकार ही भूमि उपलब्ध कराएगी। तो अभी हाल में एक बड़ा अपडेट आया है कि अंतिचक गांव है, एक अंतिचक, यहाँ शब्द का जो लिखावट है उसमें गलत है, तो देख लीजिएगा। बिहार सरकार ने हाल में अंतिचक गांव में 202 एकड़ भूमि इस परियोजना के लिए चिन्हित किया है। अर्थात जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसको फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा और उसको आधुनिक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। जिस तरीका से नालंदा को बनाया गया, उसके आधुनिक दुनिया के जो भी सिलेबस है और जो प्राचीन कालीन हमारा सिलेबस था जिसमें तंत्रवाद, वज्रयान, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ जो भी सिलेबस था उस सबको कनेक्ट करके एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए, भारत और बिहार को विकसित करने के लिए इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का प्रयास सरकार कर रही है और किया जाएगा। तो इसके लिए अंतिचक गाँव को चुना गया है और यहीं पर इसका निर्माण होगा।
अब देखते हैं थोड़ा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा स्थापित था, और ये जो पाल वंश के शासक था उसका महल नहीं मिला, याद रखेंगे, उसके पास महल नहीं मिला है, अर्थात जो राजा रहता था, जो पूरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसके द्वारा उसके महल की प्राप्ति नहीं हुआ है, लेकिन तीन विश्वविद्यालय की प्राप्ति हुई है। तो इसको याद रखेंगे कि पाल वंश के राजा जो थे कितने दूरदर्शी थे कि अपना महल नहीं बनाए थे, लेकिन उन्होंने विश्वविद्यालय को बनाया था। तो याद रखेंगे कि इसके संस्थापक उनसे धर्मपाल थे, और यही धर्मपाल था जो 200 गांव नालंदा विश्वविद्यालय को भी दिया था, ताकि वहाँ पाठ्यक्रम और बेहतर पाठन का संचालन हो सके। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इसको याद रखेंगे, यह वज्रायन बौद्ध धर्म से तंत्रवाद से जुड़ा हुआ यहाँ अध्ययन अध्यापन कराया जाता था। और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय भागलपुर में अवस्थित है, और यह गंगा नदी के तट पर है। उस समय गंगा नदी के तट पर इसलिए भी इसको बनाया गया था ताकि लोगों का वहाँ नदी परिवहन के माध्यम से बेहतर तरीक़ा से पहुँच स्थापित किया जा सके। तो यह था नालंदा विश्वविद्यालय। अब देखते हैं इसमें जो एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का भी चर्चा रहा, चूँकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जब हम डिबेट करते हैं तो वहाँ एक स्टैटिक्स आ जाता है कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है इसका काम यही है कि जितना भी पुरातात्विक संपदा है, भारत का पुरातात्विक स्थल है, उसका बेहतर तरीक़ा से संचालन करना और उसका संरक्षण करना इसका महत्वपूर्ण काम है। और भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। तो इसको याद रखिए, ये किसके अधीन आता है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है, ना कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। तो ये कथन वाला आ सकता है प्रश्न। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी, और इसके पहले महानिदेशक जो थे अलेक्जेंडर कनिंघम जी थे। इसके पहले महानिदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे, और इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये स्क्रीन पर रहा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बक्सर एवं पश्चिम चंपारण में सेज की स्थापना की जाएगी। सेज मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिकीकरण में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार का पिछड़ापन जग जाहिर है, और यही वजह है कि बिहार जो है बिहार के श्रमिकों को कार्य करने के लिए बाहर जाना होता है, और यह बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा रही है। तो बिहार सरकार साथ साथ भारत सरकार भी बिहार के औद्योगिकरण पर विशेष बल दे रही है, ताकि 2047 तक भारत को विकसित राज्य बनने का लक्ष्य रखा गया है, और बिहार के विकसित बने बगैर भारत विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए साथ साथ बिहार की जो सरकार है वो भी खुद बहुत ज़्यादा जोर दे रही है औद्योगिक विकास पर। इसी क्रम में एक सबसे बड़ा कड़ी है कि बक्सर और पश्चिम चंपारण में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जाएगी। बक्सर के नवानगर और पश्चिम चंपारण के कुमारबाग नामक जगह पर सेज की स्थापना की जाएगी। तो इसको याद रखेंगे कि जो नवानगर है बक्सर का और पश्चिम चंपारण के कुमारबाग है, वहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। अब सवाल आता है कि जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है वह क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखते हैं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र जो होता है यह वैसा क्षेत्र होता है जिसको सरकार द्वारा विशेष तौर पर स्थापित किया जाता है, और सरकार इसकी स्थापना इसलिए करता है कि वो जो खास क्षेत्र है जहाँ औद्योगिक विकास नहीं होता वहाँ उद्योगों का विकास हो सके, रोजगार का सृजन हो सके, और वहाँ इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक आए। तो सरकार क्या करता है कि ऐसा करने के लिए किसी खास क्षेत्र को चिन्हित करता है, साथ साथ बहुत सारे जो भारत सरकार का जो राज्य सरकार का जो नियम होता है उससे वहाँ छूट दिया जाता है। अर्थात उस क्षेत्र में जो कंपनी निवेश करती है उसको कई सारे नियमों से छूट मिलता है, जिसमें आयकर से छूट मिलता है, कस्टम ड्यूटी से छूट मिलता है, श्रम कानून को आसान कर दिया जाता है, और तेज लाइसेंसिंग प्रक्रिया यानी कि जो उद्योग स्थापित करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो सिंगल विंडो क्लियरेंस के साथ साथ बहुत तेज किया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी उसकी स्थापना किया जा सके। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र आप समझ गए होंगे, विशेष आर्थिक क्षेत्र की विशेषता आप समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं, ये विशेष आर्थिक क्षेत्र का एक तस्वीर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं भारत में अभी भारत इसके क्षेत्र में कितना प्रगति किया है। तो भारत में अगर विशेष आर्थिक क्षेत्र को देखेंगे तो भारत जो है एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। तो यह एशिया का पहला था, और लगभग इस सेज से मिलता जुलता था, सेज से मिलता जुलता क्षेत्र था। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में लाया गया, जिसका क्रियान्वयन 2006 से प्रारंभ हुआ, और इसके तहत जो भारत है उसमें सेज को रेगुलेट किया जाता है। वर्तमान में 379 सेज अधिसूचित है, जिसमें से 265 ऑपरेशनल है, चालू है, 265 ऑपरेशनल है। सेज की जो परफॉर्मेंस है
संतोषजनक नहीं रही है भारत के अंदर, कई जगह से जो है फ्लॉप भी रहा है, अपने उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहा। इसी को ध्यान में रखते हुए बाबा कल्याणी आयोग का गठन किया गया था, ताकि सेज के बेहतर क्रियान्वयन के लिए और सेज को जिस उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया उसकी पूर्ति के लिए और क्या करना होगा, इसका अध्ययन के लिए बाबा कल्याणी आयोग था। आपसे पूछा जा सकता है कि जो बाबा कल्याणी आयोग है किससे जुड़ा हुआ है। हर बार पीटी में 1-2 आयोग के बारे में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा बाबा कल्याणी आयोग जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अध्ययन के लिए स्थापित किया गया था या फिर गठित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। तो यही था हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर, समाप्त हो गया है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।